अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने करैक्टरिस्टिक्स देखी थी, फिर हमने देखा था कि उससे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे फाइंड आउट होता है। फिर हमने देखा था कि कम्युलेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह फाइंड की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होती है, यानी ये सेकंड फॉर्म है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। फाइनाइट पॉपुलेशन बेसिकली हमारे पास जो है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ नोन इंडिविजुअल्स को शो करती है, यानी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फिक्स होते हैं। अब अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं वो जितनी भी एग्जांपल्स गिवन है, जैसे कार्स की एग्जांपल गिवन है, नंबर ऑफ कार्स इन द पार्किंग लॉट, द नंबर ऑफ होम्स बिल्ट इन ब्लैकमोर। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं इसमें हमारे पास जो है वो काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी हम इसको फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, इन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट में क्या होता है कि वो हमारे पास चीज़ें काउंटेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इन सब को सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरियाज होते हैं, जिनके मीट करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हाइपर ज्योमेट्रिक के कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक जो है वो सेम है बिल्कुल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टू पॉसिबल आउटकम होंगे, लेकिन यहाँ पर आके इसका हाइपर ज्योमेट्रिक का डिफरेंस आ जाता है बायनोमियल से, क्योंकि बायनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑन ईच ट्रायल सेम होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल ऑन सक्सेस इज नॉट सेम। ठीक है, तो हमारे पास जो है विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी जो इवेंट है वो डिपेंडेंट है हाइपर ज्योमेट्रिक के अंदर। क्योंकि हमने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। विद रिप्लेसमेंट हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को शो करता है, जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट को शो करता है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट के रिजल्ट्स के अंदर हम देखेंगे कि हम काउंट करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसेस जो हैं वो कितने आए हैं फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स में। तो ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम कब यूज़ करते हैं, इसके जो क्राइटेरियाज हैं वो क्या है। तो यहाँ पर हमने अलग से जो है वो इसको लिखा हुआ है कि फाइनाइट पॉपुलेशन होगी विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, और दूसरा आपका जो स्मॉल एन होगा वो 5% होगा आपकी साइज ऑफ पॉपुलेशन से। स्मॉल एन आपके पास जो है वो साइज ऑफ सैंपल है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास देखें हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यानी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है हाइपर ज्योमेट्रिक से। तो हाइपर ज्योमेट्रिक में बेसिकली सी हमारे पास हम इसको कॉम्बिनेशन के फार्मूला से यूज़ कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है जिधर हमारे पास अरेंजमेंट्स मैटर नहीं कर रहे होते। तो इसमें हमारे पास कैपिटल एन है साइज ऑफ पॉपुलेशन, कैपिटल एस जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन। यानी सबसे पहले जो दो चीज़ें हैं हमारे पास ये पॉपुलेशन के लिए यूज़ हो रही हैं, और पॉपुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है ये दोनों चीज़ें। ठीक है, और ये जो है हमारे पास जो है वो सैंपल के लिए यूज़ हो रही हैं। एक्स हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द सैंपल है। ठीक है, और स्मॉल एन हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ सैंपल, या आप कह सकते साइज ऑफ सैंपल या नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो स्मॉल एन से इसको डिनोट करते हैं। सी हमारे पास सिंबल ऑफ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हाइपर ज्योमेट्रिक के अंदर हमारे पास ये एग्जांपल है गिवन है, प्ले टाइम स्टोर टॉयज इनकॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज 50 people in assembly department, 40 of employees belong to the union and 10 do not। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 50 जो हमारे पास है, ये हमारे पास कैपिटल एन है, ये हमारे पास जो है वो कैपिटल एन है 50। इन द असेंबली डिपार्टमेंट 40 ऑफ एम्प्लॉयज बिलोंग टू द यूनियन एंड 10 डू नॉट। अब 40 हमारे पास यूनियन से बिलोंग कर रहे हैं और 10 हमारे पास नहीं कर रहे, तो 40 हमारे पास जो है वो कैपिटल एस होगा। कैपिटल एस बेसिकली हमारे पास पॉपुलेशन की जो सक्सेसेस हैं वो डिनोट करते हैं इससे।
5 एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी अब हमने जो हमारे पास हमारी आएंगी स्मॉल n आएगा, वो हमारे पास जो है वो 5 है। यानी ये हमारे पास सैंपल है, हमने पॉपुलेशन में से 5 लोगों को एट रैंडम सेलेक्ट कर लिया। उसमें हमारे पास अगर हम ये कहें कि 5 लोगों को हमने 50 में से सेलेक्ट किया, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू फॉर्म अ कमेटी टू मीट विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग शिफ्ट स्टार्टिंग टाइम्स, यानी उन्होंने मैनेजमेंट से जाके मीटिंग करनी है शिफ्ट की स्टार्टिंग टाइम के ऊपर। तो हमने उसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 5 में से 4 जो लोग हैं वो यूनियन से बिलोंग करने चाहिए। तो वो 4 लोग जो है हमारे पास होगा हमारे पास x, यानी नंबर ऑफ सक्सेस, क्योंकि हमने x फाइंड x हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस हो जाएगा, n हमारे पास स्मॉल n हमारे पास जो है 5 हो जाएगा। तो ये n और x जो है ये बेसिकली हमारे पास सैंपल का डाटा है। कैपिटल N और कैपिटल S जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन का डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये सब जो इंफॉर्मेशन अभी हमें यहाँ से मिली है, हमने ये पुट इन करनी है फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास जो है ये फॉर्मूला गिवन है। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। ये एग्जांपल आ गई, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। देखिए कैपिटल N हमारे पास क्या था 50, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। कैपिटल S हमारे पास नंबर ऑफ यूनियन एम्प्लॉइज। X जो है वो हमारे पास 4 है, नंबर ऑफ यूनियन एम्प्लॉइज सिलेक्टेड। स्मॉल n हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्टेड, यानी हमने 5 एम्प्लॉय सिलेक्ट किए, तो उसमें हमने कहा कि 4 जो है वो यूनियन के हैं और 1 जो है वो यूनियन का नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने ये वैल्यूज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में पुट की और फिर हमारे पास जो है वो 43% प्रोबेबिलिटी आ गई कि जो 5 मेंबर्स हैं उसमें से 4 जो है वो 43% प्रोबेबिलिटी है कि 5 में से 4 जो है वो कमेटी से यूनियन से बिलोंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने हाइपर ज्योमेट्री को एक्सेल के थ्रू करना है। तो एक्सेल हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, अगर इंशाल्लाह टाइम हुआ, हमारी कोर्स अगर जल्दी कवर हो गया तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम एक्सेल के ऊपर भी कुछ एक्सरसाइजेस करें स्टैटिस्टिक्स से रेलिवेंट। तो अब मज़ीद हम आगे जो है वो पढ़ेंगे पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप हर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है वो उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे, और आपने इसके साथ फिर आपने यूट्यूब की वीडियो देखनी है जो हाइपर ज्योमेट्री के ऊपर है, और उसके साथ साथ आपने जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो है वो किस चीज़ को शो करती है। हम पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास स्पेसिफाइड इंटरवल होता है, ठीक है। अब ये इंटरवल जो है वो टाइम के ऊपर भी हो सकता है, डिस्टेंस बेस्ड भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। इसकी मेन एजम्पशंस जो है इसके अंदर हम देखेंगे कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, जिस तरह बायनोमियल में हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, और ज्योमेट्रिक में हमारे पास जो है हाइपर ज्योमेट्रिक के अंदर हमारे पास डिपेंडेंट होते हैं, और उसमें हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन होती है। तो हर डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी कुछ स्पेसिफिक जो है वो लिमिटेशंस हैं, तो उसको हमने देखना है और फिर उसी के लिहाज से चीज़ों को करना है। तो पाइथन में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें उसका मतलब है कि आपके पास जब लार्जर लॉन्गर इंटरवल होगा तो आपके पास जो है वो लार्जर प्रोबेबिलिटी होगी, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ इंटरवल से, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेकंड पॉइंट में क्या है कि आपके इंटरवल्स जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, यानी आप जो जो अर्लियर इंटरवल है वो नेक्स्ट इंटरवल को अफेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो ये आपके पास पाइथन प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम बल्कि इसकी एप्लीकेशन भी अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी मॉडल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर को बताना हो, तो हम उसमें जो है वो पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है कि हम उसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है और ये हमारे पास म्यू रेज्ड पावर एक्स है। अब कुछ बुक्स में इस म्यू को जो है वो गीक लेटर से डिनोट किया जाता है, जिसको हम लेमडा कहते हैं, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप अपने आप लोग जो है वो अपने याद रखने के लिए करना चाहते हैं तो आप इसको इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पाइथन में आपके पास जो है वो म्यू की वैल्यू लेमडा के इक्वल होती है और बायनोमियल में हम इसको म्यू से ही डिनोट करते हैं। तो आप इसको म्यू से कर सकते हैं, लेमडा से कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, ई जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। ई की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है 2.7182 तो ये बेस वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। एक्स हमारे पास नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सक्सेसेस है और पी एक्स हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ एक्स है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पाइथन का फार्मूला हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब पाइथन की एग्जांपल किस तरह से होगी। बल्कि सबसे पहले इससे पहले हम देख लेते हैं कि पाइथन जो है वो अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल भी है ना, क्योंकि पाइथन की कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर बायनोमियल और पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो वो क्या है वो देख लेते हैं हम पहले। जब हमारे पास जब हमारे पास n की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 20 होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0.05 होती है, तो ये रूल ऑफ थंब है कि हमारे पास जो है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम इसको लॉ ऑफ इम्प्रॉबेबल इवेंट्स भी कह सकते हैं। इसको हम लिखते हैं व्हेन n इज लार्ज n इज लार्ज और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो हमारे पास जो है वो स्मॉल है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, तो हमारे पास ये इसकी यानी n हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 20 है और प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास जो है वो स्मॉल है। तब हम जो है वो लॉ ऑफ इम्प्रॉबेबल इवेंट्स जो है वो यूज करते हैं, यानी हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो स्मॉल होती है। लॉ ऑफ लॉ ऑफ इम्प्रॉबेबल इवेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका एक लॉ का नेम है। जैसे हमने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में लॉ ऑफ लार्ज नंबर पढ़ा था, तो ये हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ इम्प्रॉबेबल इवेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, तो जब हमारे पास अप्रोक्सीमेशन की बात आती है तो उसमें हम इसको इस तरह लिखते हैं, यानी आपका जो मीन की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए इन्होंने वेरिएंस की एग्जांपल लिखी हुई है कि द वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो इक्वल टू n इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब ये n इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है बेसिकली ये आपके पास बायनोमियल का फॉर्मूला है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो ये टर्मिनोलॉजी है ये बायनोमियल के मीन से इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो अब हम इसको अगर इस तरह लिखें अप्रोक्सीमेशन के उसमें, तो हम ये कहेंगे कि लेमडा यानी मीन ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू n इनटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर लिख लेती हूँ मैं साइड पे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के इक्वल होगा, यानी इस टर्म के इक्वल होगा। तो दोनों के मीन जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा जब आपके पास n जो है वो ग्रेटर देन 20 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो आपके पास लेस देन 0.05 है, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ क्योंकि हमने फिर नेक्स्ट मूव करना होगा तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो आपने सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से भी पहले आप लोगों को इसकी हर डिस्ट्रीब्यूशन की करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसकी पाइथन की एग्जांपल है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि किस तरह जो है हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। अज्यूम बैगेज इज रेयरली लॉस्ट बाय नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन, सपोज रैंडम सैंपल ऑफ 1000 फ्लाइट शोज अ टोटल नंबर ऑफ 300 बैग वर लॉस्ट, thus the automatic mean number of lost bags per flight is 0.3। यानी म्यू की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है जो कि है 0.3। अब इफ द नंबर ऑफ लॉस्ट बैग पर फ्लाइट फॉलोज अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विद, यानी आपके पास ऑन एवरेज जो है वो 0.3 बैग्स जो है वो मिस हो जाते हैं यानी गुम हो जाते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लूजिंग एनी बैग, यानी आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी बैग जो है वो गुम नहीं होगा। तो वो हमारे पास, यानी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो निकालनी है। हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो म्यू हमारे पास यहाँ पर ये है, म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.3 हो गई, ठीक है। ई हमारे पास जो है वो 2.718 है आई थिंक, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये हमने जो है वो यहाँ पे लिखनी है और इसकी वैल्यू जो होगी वो 0.3 हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो है वो इसकी पावर में आपके पास -0.3 आ जाएगा म्यू का। नीचे देखिए यहाँ पर आपके पास एक्स फैक्टोरियल है। एक्स हमारे पास जो है वो एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 है तो एक्स में यहाँ पर हमारे पास जो है वो 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। तो 1 हमारे पास यहाँ पर, सॉरी 0 फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ पर 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड नहीं होगा। ये रूल ऑफ थंब है और हमने ये पढ़ा था परम्यूटेशन के अंदर। यानी जब आपके पास जो है वो डिवाइजर में 0 हो तो उसका मतलब होता है कि वो उसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड होता है। लेकिन जब 0 के साथ फैक्टोरियल भी हो तो उसका मतलब होगा कि ये 1 के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 74%। 74% हमारे पास चांसेस हैं कि हमारे पास कोई भी जो बैग है वो गुम नहीं होगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम पाइथन को टेबल के थ्रू किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वही वाली एग्जांपल है और उसको हमने देखना है कि टेबल से हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर देखें तो जो हमारे पास बायनोमियल में था उसमें यहाँ पर हमारे पास n था नंबर ऑफ ट्रायल्स से, ठीक है, कि हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स की दी हुए थे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर n नंबर ऑफ ट्रायल्स है तो हमारे पास जो है वो हर x के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है। लेकिन जो पाइथन है इसमें हमारे पास जो है वो मीन की वैल्यू गिवन है कि आपका मीन अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आ रहा है तो हमारा मीन जो था वो 0.3 आ रहा था।
तो 0.3 के ऊपर हमारी जो वैल्यू आ रही है बेसिकली वो ये बॉक्स के अंदर हाईलाइटेड जो हमारे पास कॉलम और रो है, इसमें अगर हम देखें तो 0x था हमारे पास, तो x के ऊपर हमारी वैल्यू जो है वो 0 आ गई। अब इसी के हमने सामने देखना है तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट मीन गिवन है। तो इन मीन के अंदर हम देखें तो 0.3 हमारा मीन था, तो 0.3 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 0.7408 आ रही है। तो ये अब देखें अगर हमारी जो कैलकुलेशन है पीछे उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, यानी हम अगर कैलकुलेट करके निकालना चाहें अगर आप फार्मूला से तो भी आप निकाल सकते हैं, अगर आप जो है वो टेबल के थ्रू निकालेंगे तो भी आप जो है वो इजीली वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। टेबल के थ्रू निकालेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपको बहुत सारे फार्मूलाज जो है वो याद नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझने की ज़रूरत तो फिर भी रहेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पाइथन को एक्सेल के थ्रू सॉल्व करने की मेथड है, तो वो हमने नहीं करना। ये हमारा चैप्टर 6 एंड हो गया और आप लोगों ने अब इससे रिलेवेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने सॉल्व करने हैं और फिर हम जो है वो उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।